जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर के स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BHIE 143 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि इसकी क्लासेस अपलोड हो चुकी है चैप्टर वाइज, ठीक है। आप चैप्टर वाइज क्लासेस करने के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगा, और इस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा BHIE 143, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस सेशन में जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, जो बीच में टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, और ये डायरेक्टली आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आज का पहला सवाल में कहा जाता है भारत में मध्यकालीन युग के पर्यावरण इतिहास की व्याख्या कीजिए। यानी कि भारत में जो मध्यकालीन था उस समय पर्यावरण इतिहास क्या था उसके बारे में आपको बताना है, और इसके ये भी बताना है कि इसके दौरान जो है ना पर्यावरण संबंध में क्या अंतक्रिया को हम लोग कैसे देखते हैं उसको भी बताना है, ठीक है। तो मध्ययुगीन कालीन में जैसे मुगल साम्राज्य के समय में यानी उस समय कैसे क्या होता था, पर्यावरण को हम लोग किस दृष्टि से देखते थे, उन तमाम चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहा जाता है। पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्राचीन भारत की नीति के बारे में कि प्राचीन काल में जो है किस तरह से इसमें देखा जाता था, किस तरह से पर्यावरण इतिहास चलती थी। तो कहा जाता है प्राचीन भारत में नीति और कानून जो 500 से 1638 ईस्वी के बारे में हम लोग उसके दरमियान के अंतर्गत जो है ना कैसे दृष्टि से देखा जाता था उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया देखेंगे। ओके, कहा जाता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता लगभग 2000 साल पहले उत्तर भारत में पनपी, पूर्व भारतीय घाटी सभ्यता में भी मौजूद थी। देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये जो है पर्यावरण इतिहास के बारे में हम लोग लगभग 2000 साल पहले की स्थिति में हम लोग इसके बारे में अच्छी से जानकारियाँ हुई। हालांकि पर्यावरण के बारे में हम लोग को पता था, वन्य ये जीव जंतु ये सब तो बहुत पहले से है, लेकिन इसकी जो महत्वपूर्ण जो पहलू होती है उसको हम लोग कब जाने, 2000 साल पहले के आसपास के जो ना ये हम लोग मानते हैं। देखिए भारत में एक सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, जो इसका नाम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं, उसके दरमियान हम लोग को इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई उस शासनकाल में, ठीक है। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है, जो सभ्यता के प्रमुख शहर थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो थी ये सभ्यता है, ठीक है। और इसके माध्यम से हम लोग को जो ना वहाँ जो खुदाई किए हैं, खुदाई के माध्यम से वहाँ के जो नए नए घर मिले, नए नए नहर मिले हैं, वहाँ पे चौक चौराहे मिले हैं, वो है ना समकोण त्रिभुज के वहाँ के चौक चौराहे सड़कें मिले हैं, और ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिला। इसके बारे में हम लोग जो है पर्यावरण के बारे में इसकी सहायता मिली है, ठीक है। और कहा जाता है स्वच्छता के बारे में हमें उनकी जागरूकता हवादार घरों, व्यवस्थित शहरों, कई कुओं, स्नान कक्षों, सार्वजनिक स्नान घरों की ढकी हुई भूमिगत नालियों से स्पष्ट मिलती है। ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के शासनकाल में ये सब हम लोग अभी जो वर्तमान समय में हम लोग जैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता उस काल में जब जो थी उस समय ये सब चीज़ देखने को मिलता था। वहाँ के जीवन जो है ना शहरी टाइप के थे, अभी ग्रामीण और शहरी में से वहाँ शहरी टाइप के थे। आपके जो वहाँ घरों में खिड़की हुआ करते थे, स्नान घर हुआ करते थे, मतलब तमाम चीज़ें जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है उस समय भी ये सब चीज़ अवेलेबल थी, है ना। उसी बारे में कहा जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सफाई जैसे 1500 से 500 ईसा पूर्व संस्कृति का सार था। यानी कि ये 1500 से 500 ईसा पूर्व में जो है ना ये इसकी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, इसकी साफ सफाई के लिए, इसमें जो ना संस्कृति का कल्चर का एक सार को रूप हम लोग देखते थे। जैसे हम लोग कहा जाता है ना पढ़ाई के लिए ये इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से वो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में माना जाता है। और उसी प्रकार कहा जाता है चरक संहिता। चरक संहिता में क्या होता है, इसमें चिकित्सा यानी कि पर्यावरण के बारे में आपका जानकारियाँ देती है। उसके बाद ये जो है ना 900 से 600 ईस्वी पूर्व चिकित्सा विज्ञान पुस्तक के बारे में बताया गया है। इसमें पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए उपयोग के लिए निर्देश देती है। इसमें क्या होता है, पानी के जो है ना कैसे साफ सफाई रख सकते हैं उसके बारे में निर्देश देती है, ठीक है। किससे, चरक संहिता से हम लोग को क्या मिलती है, पानी के लिए बारे में हम लोग को सही तरीके से जानकारियाँ प्राप्त होती है। फिर उसी प्रकार आगे कहा जाता है अर्थशास्त्र। देखिए पहले चिकित्सा के बारे में भी बताया गया, अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग को इतिहास में कैसे पता चलती है, जैसे राजकथा हो गया, आर्थिक नीति हो गया, सैन्य हो गया, रणनीति, ये सब जो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जैसे आर्थिक स्थिति जो है, दयनीय स्थिति किस तरह से थी, इसके बारे में हम लोग को जानकारियाँ प्राप्त होती है ना। उसी प्रकार का तहत जो पेड़ों को काटने, जंगलों को नुकसान पहुँचाने और जानवरों को मारने के लिए विभिन्न दंड निर्धारित किए गए थे। यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के माध्यम से ये होता था, जो भी अगर किसी जानवर को मार दे, हत्या कर दे, तो उसको
उसको सच्चाई मिलेगी। जैसे हम लोग पर्यावरण इकोलॉजी, पर्यावरण स्टडीज में पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना, तो इसके बारे में हम लोग को इसके बहुत सारे लॉ है, कानून बनाए गए हैं, आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं। ये सब के मामले से जो है ना, जो भी कोई कुछ करेगा तो उसको दंड मिलेगी। और कहा जाता है प्रकृति संरक्षण की पर्यावरण नैतिकता न आम आदमी बल्कि शासकों और राजाओं पर भी लागू होती थी, है ना। जैसे कि आप मान के चलो कोई राजा है, राजा अगर जानवर को मार दे तो वो भी कानून है, मतलब उसमें भी कानून के नियम लागू होंगे। मतलब जानवर और पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है अगर कोई क्षति पहुंचाता है वो नॉर्मल आदमी और राजा हो, दोनों के लिए समान आपका दंड अपराध होगी। ओके, उसी प्रकार हम लोग अब देखेंगे मध्यकालीन भारत में नीति और कानून। हम लोग अभी तो प्राचीन काल के बारे में जाने, एशियन हिस्ट्री के बारे में जाने, अब हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री में देखते हैं। इसका कहा जाता है 1638 से 1800 ईस्वी के दरमियान क्या हुआ था, इसके बारे में सुनिए। क्या कहा जाता है, मुगल शासकों के लिए जंगल का मतलब जंगल से ज़्यादा कुछ नहीं था। यानी आप मुगलों के सम्राटों के बारे में जानते होंगे कि वो लोग करते क्या थे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिकार क्या करते थे, जंगलों को जंगल के ही तरह जानते थे। वो अपना उसमें महत्वपूर्ण योगदान नहीं निभाते थे। आप देखे होंगे, मूवी भी देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, वे लगभग हर सम्राट जो है ना वो शिकारी पे निकलते थे। इन्होंने इतने शेर को मार गिराया, इन्होंने इतने हिरणों को मार गिराया, ये सब पढ़े होंगे, है ना। तो कहा जाता है मध्ययुगीन भारत के इतिहास में मुस्लिम शासकों का वर्चस्व था। अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब तो समझ रहे हैं ना। तो उसमें मिडिल हिस्ट्री में जो है ना ये ज़्यादातर मुस्लिम शासकों का वर्चस्व रहा था। और जहां मुगल सम्राट अकबर के शासन के अलावा पर्यावरण न्याय शास्त्र का कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ। यानी कि उसमें से जो मुगल सम्राटों में से एक शासक था अकबर ने इस पर ध्यान दिया था, पर्यावरण के क्षेत्रों पर इन्होंने फोकस किया था। बाकी जितने भी शासक थे वो नॉर्मल थे, वो जंगल को जंगल की तरह ही देखते थे। अकबर के शासनकाल के दौरान शासकों को छोड़कर अन्य लोगों का शिकारी के महानी थे। यानी कि होता था ना कि सम्राट जब अगर शिकारी करने जाते थे तो अरे सम्राट बाबर इतने शेरों को मार गिराए, ऐसे करते थे ना, वो खुद को लगता था नहीं मैं ही हूँ ताकतवर, इस तरह से ये बातें कही गई है। लेकिन मध्ययुगीन काल के में पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को रोकने के लिए कोई बड़ी पहल नहीं हुई, क्योंकि शासकों की दिलचस्पी केवल युद्ध और धर्म प्रचार, जानवरों की हत्या करना, ये सब चीज़ों पे थी। मध्ययुगीन काल में यही हुआ, वो अपने को खुद ताकतवर समझने के लिए, बताने के लिए ये सब चीज़ें करते थे, युद्ध करते थे, जानवरों की हत्या करते थे, इन तमाम चीज़ों को करते थे, वे पर्यावरण पर फोकस नहीं करते थे, ठीक है। उसी प्रकार आगे कहा जाता है कि और साम्राज्य निर्माण में थी, साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव करना था, है ना। तो ये बातें हैं। उसके बाद कहा जाता है शाही पेड़ों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के अलावा काटे जाने से संरक्षण प्राप्त था, अन्य पेड़ों को काटने, जानवरों को शिकार करने आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं था। और एक पेड़ हुआ करते थे शाही पेड़, ठीक है, उस शाही पेड़ को वो लोग देवता के रूप में पूजा करते थे। इसके अलावा बाकी जितने भी पेड़ पौधे जानवर थे उसकी हत्या अगर कर दे तो कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई कानून नहीं था, लेकिन इसको कर दे तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, ठीक है। तो ये बातें मध्ययुगीन कालीन में हो रहा था। प्राचीन में क्या हो रहा था, वो शासक और आम आदमी में दोनों में इक्वल माना जाता था, लेकिन मध्ययुगीन में शासक ही ऐसे करते थे, ठीक है। इस अवधि के दौरान वन आकार में लगातार सिकुड़ते गए। इस ऐसे अगर रहा तो कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा तो लगातार सब कोई कटाई छटाई करते रहेगा ना, है ना। तो इसी प्रकार के विभिन्न साहित्य ग्रंथ हमें पर्यावरण के क्षरण के खिलाफ और प्रभावी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सावधान करते हैं। इससे इस हमारे साहित्यिक ग्रंथ के माध्यम से इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारियाँ मिलती है, अलर्ट करती है हमें, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है महाभारत में कहा गया है, ये महाभारत जो एक महाकाव्य है आप सभी को पता होगा, ये हालांकि पर्यावरण को खराब करने और प्रदूषण पैदा करने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर समाज को चेतावनी देता है कि यह विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है। जैसे मैंने पिछले कल वाले सेशन में भी ये अच्छे से बताया था कि ज़्यादा अगर वनों की कटाई होगी, वनों पर ह्रास किया जाएगा, जानवरों को मारा जाएगा, पक्षी पेड़ पौधे को कटाई करा जाएगा, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत से नए प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें कही गई है। उसके बाद चाणक्य की विकृति यानी कि प्रदूषण और संदर्भ में लोगों की वायु और प्रदूषित जल से जल में अशुद्धता के दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी देता है। यानी कि चाणक्य ने भी इसके बारे में बताया है कि ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह कुरान में पर्यावरण के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए कुरान में भी, महाभारत में ही, सब चीज़ों में इसके बारे में बताया गया है ना। इसीलिए आपके लिए जो है ना एक अलग सा सब्जेक्ट ही बना दिया गया है पर्यावरण इतिहास के बारे में, ताकि इस बहाने आप पर्यावरण को जान सके, समझ सके, है ना। उसी प्रकार पृथ्वी पर भारत मत करो,
शरारत मत करो, सॉरी, पृथ्वी पर शरारत मत करो। शरारत करने का मतलब ये है कि आप पेड़ों पौधों से जो भी प्राकृतिक देन है उस पर आप अपना हुक्म मत चलाओ, है ना, उसको बचाए रखो। उसी प्रकार ईसाई एक नवजात बच्चे को पानी में बपतिस्मा देते हैं, जो मूल पापों से अशुद्धि को दर्शाता है। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध पेड़ों के शौकीन थे और उन्होंने कहा भी पेड़ छाया और आश्रय प्रदान करते हैं। मतलब सभी धर्मों के लोगों ने इसके बारे में बताया गया है। महाभारत जो हिंदू धर्म के लिए महाकाव्य है उन्होंने भी बताया है, और मुस्लिम लोगों के लिए जो कुरान है, कुरान में भी इसको दर्शाया गया है। बौद्ध धर्म के जो है वो भी इनके बारे में बताया है, ठीक है। उसी प्रकार मध्यकालीन भारत में मनुष्य और पर्यावरण संबंध जो क्वेश्चन में आपको पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहा जाता है प्लेग ने जो ना लगभग 1300 दशक के आसपास जो है यूरोप को तबाह कर दिया, लेकिन एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की शुरुआत की, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक शुरुआत की। जल प्रदूषण तितर बितर आबादी के लिए एक समस्या के रूप में कम होता है, जो बाद में होगा। यानी कि जल प्रदूषण के माध्यम से जो ना ये जल प्रदूषण अगर हो गया तो इससे बहुत कुछ तबाह हो सकता है, तितर बितर हो सकता है, उल्टा पुल्टा हो सकता है, अनहोनी हो सकता है, ये सब समस्याएं देखने को मिल सकता है ना। इसके रूप में कम हो सकता है और ये बाद में भी हो सकता है। जैसे कि अभी मान के चलो जल है, ठीक है, जल है सही से तो हम लोग सही हैं। अगर इसी जल प्रदूषण कर दें तो अभी तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। आपको कहा भी जाता है जल को बचाएं, अभी सही है बाद में भी दिक्कत होगी, इसलिए बोलते हैं जल को बचाएं, है ना। उसी प्रकार इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के जंगलों में पेड़ों की कटाई से इंग्लैंड में लगभग 2000 से आपका 1600 के आसपास जो है यूरोप में इस दशक के बड़े पैमाने पर पूरी तरह से खंडित हो गए, और जिसे कोयले पर स्विच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि कोयले पर इसका जो ऐसे पर्यावरण के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा यानी कि परिवर्तन होने लगा, ऐसे कोयला वगैरह सब ये सब चीज़ उत्पन्न होने लगा, है ना। कहा जाता है भूमध्य सागर के मृदा संरक्षण का व्यापक रूप से अभ्यास नहीं किया गया था, लेकिन चीन, भारत और पेरू में संस्कृतियों ने मिट्टी के कटाव के दीर्घकालीन प्रभाव को समझा और इसे रोकने के लिए सीढ़ीदार फसल रोटेशन और प्राकृतिक उर्वरक का इस्तेमाल किया। यानी कि ये सब चीज़ों के बारे में जब तक जानने के बाद इसके बारे में समस्याओं को समझा, फ्यूचर के बारे में सोचा, इसके बाद धीरे धीरे इसमें जो ना बदलाव किया गया। आपको कल वाले सेशन में भी ये भी बताए थे, आपको अगर नई नई समस्याएं मिलेंगी ना तो आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये भी बताया था कि कोरोना वायरस को ले लो। कोरोना वायरस क्या हुआ था, वो एक बड़ी समस्या थी। हम लोग को इसके बारे में पहले नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हुआ तो इसके बारे में हम लोग इस समस्या के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई। जानकारियाँ मिलने के बाद हम लोग इसका वैक्सीन भी तैयार कर लिए, है ना। तो इसी बारे में कहा जाता है जब ये मिट्टी का कटाव वगैरह से, पेड़ पौधों की कटाई छटाई से अगर ये सब चीज़ बदलाव देखने को मिला तो उसके बारे में समस्या समझने में आने लगी कि ये समस्याएं हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार 1089 अंग्रेजी राजा विलियम ने शिकार के संरक्षण के रूप में नए वन की स्थापना की। उसी पर आधिकारिक आंगुतक की साइट्स के अनुसार प्राचीन प्रणाली वुडलैंड्स और जंगल की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए आज भी वेडर्स, एंगियर्स और कॉमर्स के प्रयासों के माध्यम से मौजूद है। सचमुच जंगल के न्यायाधीश स्टॉकमैन और भूमि उपयोगकर्ता श्रीलंका के राजा निशान का मल्क ने पत्थर में एक फरमान तराशा जिसमें कहा गया है कि ढोल की थाप से यह आदेश दिया जाता है कि शहर से 7 गो के दायरे में कोई भी मजबूर नहीं मारा जाना चाहिए। मतलब ये देखिए सभी प्रकार के जो है ना पुस्तकों में वहाँ के राजा हो, जो देश के राजा हैं, ये शासकों ने भी इसके बारे में जाना, देश ने भी इसके बारे में जाना, चाहे श्रीलंका हो, भारत हो, चीन हो, इन तमाम जो है देशों ने इसके बारे में समझा, इसके बारे में बताया, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और संगरोध कानूनों को लागू करने का पहला प्रयास करता है। प्लेग की प्रतिक्रिया के यूरोप में अधिकांश शहरों में यहूदियों के खिलाफ नरसंहार भी शामिल है, ठीक है। प्लेग रोग जो थी, ये देखिए पहली बात सिंपल तरीके से आप समझो कि पेड़ पौधों की कटाई से बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी बीमारियां आती है, उसमें से प्लेग भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें सबसे प्राथमिकता किसमें दिया गया है, आपके स्वच्छता में दिया गया है। अब पेड़ पौधों की कटाई करोगे तो आपके हेल्थ में बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखिए आगे क्या कहा जाता है, समझ रखने वाले यहूदियों में संक्रमण कर दर को कम हो सकती है, जो बदले में संदिग्ध लग सकती है। लोगों के पास ब्लैक हेड डेथ के बारे में अफवाहों, अंधविश्वासों और व्यायामों और वायु प्रदर्शन के बारे में अस्पष्ट संदेशों के अलावा स्पष्टीकरण नहीं था। मतलब देखिए यही सब बातें इसमें कही गई है, आपको अलग अलग विद्वानों के माध्यम से, अलग अलग बीमारियों के माध्यम से
ये सब चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो ये सब पर्यावरण से संबंधित है। अगर ज़्यादा दिक्कतें होंगी तो ये सब समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ओके, तो ये सब शहरों के बारे में, जो जादू टोना के बारे में बताया गया है, दोषी ठहराया गया है। ओके, तो यही है पर्यावरण से संबंधित मध्यकालीन युग के दौरान यही सब चीज़ें हुई थी। पर्यावरण को सुरक्षित रखिए और उस पर जो भी आँच आए उसको रोकिए, ये हमारी फ्यूचर है। ओके, तो यही रहा आज का सेशन में। और जो भी कहा जा रहा था कि मध्य युगीन कालीन में क्या थी पर्यावरण इतिहास के बारे में, तो उसके बारे में समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन आप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का जरूर हिट कीजिए। बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन आने वाली है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।